हेलो एवरीवन, आप सभी का यूजीसी हिस्ट्री हब में स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में बंगाल के जो आधिपत्य की प्रक्रिया में दूसरा युद्ध हुआ था, जिसको बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में अध्ययन किया था। तो ये बड़ा ऐतिहासिक युद्ध रहा। अब इसमें हम लोग देखते हैं, युद्ध तक हम लोगों ने बात किया था। इस युद्ध का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो अंग्रेजों की तरफ से मेजर हेक्टर मुनरो था। काफी अच्छा रणनीतिकार माना जाता था। ठीक है, तो मेजर हेक्टर मुनरो का नेतृत्व था और इस नेतृत्व में बक्सर में 3 सेनाएं पराजित हुई। तो बक्सर के युद्ध में कौन कौन 3 सेनाएं पराजित हुई? तो 1764 के युद्ध में, जो बड़ा ही ऐतिहासिक और निर्णायक युद्ध रहा, 3 सेनाएं एक तरफ थी, अंग्रेज एक तरफ है, और इनके विरुद्ध कौन कौन सेनाएं हैं? मुगल बादशाह की सेना है, इसके साथ है अवध के नवाब की सेना, और साथ में है इनके बंगाल के अपदस्थ या भगोड़े नवाब। बंगाल के अपदस्थ, इसको हटा दिया गया था मीर कासिम को, अपदस्थ नवाब की सेना। तो 3 सेनाएं लड़ रही थी। ठीक है, अब यहां देखिए, नेतृत्व का भी संकट था। 3 अलग अलग सेनाएं थी, तो ज्वाइंट कमांड कैसे होता? ये बड़ी समस्या थी ज्वाइंट कमांड की। आप देख रहे हैं कहां एकल कमांड के अंदर एक सेना लड़ रही है, और कहां आप देख रहे हैं मुगल बादशाह की सेना का अपना कमांड था, अवध की सेना का अपना कमांड था। बंगाल के लोग तो उनकी भाषा ही नहीं समझ रहे थे, इनकी अपने कमांड थे। परिणाम ये होता है कि भारत का एक निर्णायक युद्ध लड़ा गया प्लासी बक्सर में, और अंततः क्या होता है, इसमें बुरी तरह से ये पराजित होते हैं। मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि बता रहा था कि सारी चीजें पढ़ा चुका हूं कि मुगल बादशाह और अवध के नवाब ने सरेंडर कर दिया। ठीक है, दोनों लोगों ने सरेंडर कर दिया। हम लोगों ने प्लासी में देखा था कि एक षड्यंत्र था सिर्फ, जहां कमांडर इन चीफ जो उस समय मीर जाफर था, वो भी षड्यंत्र में शामिल था। तो कोई युद्ध नहीं हुआ था बड़े व्यापक पैमाने का, 3 घंटे में सारा निर्णय हो गया था। तो भारत के भाग्य का निर्णय 3 घंटे में वहां हो गया था। ठीक है, लेकिन अभी अंग्रेज डेड श्योर नहीं हो पा रहे थे प्लासी के बाद। इसी नाते संभावनाएं तो उन्हें दिख रही थी, लेकिन उन्होंने कठपुतली शासन स्थापित किया। लेकिन अब की बार उनके लिए समझ लीजिए पूरा रास्ता खुल गया, क्योंकि भारत का नाम मात्र का ही सही संप्रभु कौन है? सबसे बड़ा तो अभी यही है। इसको इसी के अधीन अवध और बंगाल माने जाते थे। ठीक है, तो इसके पराजय का जो परिणाम निकला वो बड़ा ही दूरगामी रहा। प्लासी में जहां बंगाल लड़ रहा था, आप कह सकते हैं बक्सर में भारत लड़ रहा था। ठीक है, ये बड़ा डिफरेंस है। और आप देखिए, बंगाल में जहां प्लासी में बंगाल के भाग का निर्णय हुआ था, वहीं पर भारत के भाग्य का निर्णय हो गया कहां पर? बक्सर में। और हमने ये भी बताया था कि 1761 में मराठी पराजित हो चुके थे। इस नाते इसका रास्ता खुल गया, अंग्रेजों का रास्ता खुल गया, और भारत के दुर्भाग्य की, कह लीजिए जो दुर्भाग्य वाला इतिहास था दुर्भाग्यपूर्ण, उस पर मुहर लग जाती है। और अब ये हो जाता है मुगलों के खंडहर पर मुगल साम्राज्य के कौन साम्राज्य निर्माता बनेगा? अंग्रेज। पीछे हम लोग डिटेल चर्चा कर चुके हैं। अब आते हैं इसके आगे जो दूरगामी, यानी जो लंबे समय तक प्रभाव डालने वाले परिणाम क्या निकले। तो जैसा हम पीछे चर्चा कर चुके हैं कि क्लाइव चला जाता है इंग्लैंड वापस। ठीक है, जब ये विजय हुई तो फिर क्लाइव को बुलाया जाता है, वापस बुलाया जाता है, ताकि वो आकर के इस विजय का जो प्रतिफल है उसको अच्छे से प्राप्त कर सके। ठीक है, तो इन्होंने एक योजना बनाई कि हम सबसे संधियां करेंगे जो पराजित है। लेकिन इसके पहले भी एक घटना घट चुकी थी, और वो घटना थी कि 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। दूसरा टर्म उसका 1763 से 1765 तक है, और 65 में मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में उसका जो बेटा है नजमुद्दौला, वो बनता है बंगाल का नवाब। लेकिन अभी अल्पवयस्क था, ये बालक ही था, 16-17 साल का। तो इसको सत्ता देते समय अंग्रेजों ने सोचा कि इसके साथ इसकी कुछ पावर घटाया जाए, क्योंकि आप देखिए एक बड़ी योजना के अंतर्गत चल रहे थे। अब बंगाल पर वो बेहतर नियंत्रण स्थापित करना चाह रहे थे। तो नवाब के पास 2 शक्तियां होती थी। ठीक है, तो हम लोग पहली संधि में देखें किसके साथ ये लोग करेंगे? बंगाल के नवाब के साथ संधि, बंगाल के नए नवाब कर लीजिए, बंगाल के नए नवाब के साथ संधि। यह अवसर कब मिला उन्हें? जब 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई और उसके बेटे नजमुद्दौला को नया नवाब बनाना था, तो इन्होंने इसके साथ एक संधि कर ली। अब थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और चीजें समझ लें, तब क्लियर होगा कैसे सत्ता का अपहरण अब चलना शुरू हो गया। भारत की सत्ता कैसे अपने नियंत्रण में अब ले रहे, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा। आप ध्यान दीजिए ना, एक ट्रेडिंग कंपनी थी, भारत में ट्रेड करने आई थी। और आप देखेंगे 1757 से 1857 के 58 तक, कह लीजिए 1858 में जाकर के 1857 का जो विद्रोह हुआ, महाविद्रोह, उसके बाद जाकर के ब्रिटिश एम्पायर ने अपने हाथ में ये लिया राज। नहीं तो आप इमेजिन करो, एक ट्रेडिंग कंपनी आई थी और वो भारत पर 100 वर्ष शासन करती है। कितने महान थे भारतीय इन संदर्भों में।
यानी ना तो हम में उस तरह की एकता थी और ना तो राष्ट्रीयता की भावना थी। हालांकि उस समय बहुत इस संदर्भ में बात करना राष्ट्रीयता की थोड़ा सा बेमानी होगी, फिर भी अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपने धरोहर के लिए लड़ने का भाव अभी जागृत नहीं हुआ था, जो कि होना चाहिए था। लेकिन हमारे शासक वर्ग ने इनको इन सबसे दूर रखा था। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर आप देखिए, नवाब के पास दो शक्तियां होती, किसी राज सत्ता के पास दो शक्तियां होती थी। तो नवाब के पास कौन दो शक्तियां हैं? एक नवाब के पास, एक तो आप देखेंगे सदर, बल्कि निजामत की शक्ति कहा लीजिए, निजामत की शक्ति, निजामत की शक्ति। निजामत की शक्ति का मतलब होता है लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, यानी ऐसे आप कह सकते हैं पावर ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। इसी को हम क्या कहते हैं? निजामत की शक्ति कहते हैं। तो पावर ऑफ, ऐसे कर सकते हैं, पावर ऑफ, ठीक है, मेंटेनिंग या इन्फोर्सिंग आप लिख सकते हैं, पावर ऑफ इन्फोर्सिंग लॉ एंड ऑर्डर। मैं इन्फोर्स करना ही ज्यादा अच्छा होगा, इन्फोर्सिंग ये टर्म टेक्निकली ज्यादा उचित होता है। ठीक है, पावर ऑफ इन्फोर्सिंग लॉ एंड ऑर्डर। ठीक, तो एक शक्ति जिसको हम निजामत कहते हैं, दूसरी शक्ति थी जिसको हम कहते हैं दीवानी की शक्ति। दीवानी, दीवानी की शक्ति क्या होती है? पावर ऑफ टैक्सेशन होता है, पावर ऑफ टैक्सेशन, यानी कर संग्रह करने की शक्ति। राजसत्ता अपने संप्रभु अधिकार का प्रयोग करते हुए अपने क्षेत्र विशेष में क्या करती है? कर आरोपित करती है और उसे संग्रहण करने का अधिकार रखती है। तो दोनों अधिकार किसके पास? तो पावर ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन में क्या हो गया? कर लगाना एवं कर वसूलना, ये दोनों शक्तियां आती हैं। कर लगाना और कर वसूलना ये किस में आती हैं? दीवानी की शक्ति में आती है। ठीक है, तो दीवानी की शक्ति, तो ये दो शक्तियां किसी शासक के पास होती थी। अब यहां ध्यान से देखना, निजामत की शक्ति देखो बहुत सिस्टमेटिकली चल रहे हैं, दो शक्तियां हैं इनके पास। इन्होंने प्लानिंग कर लिया था कि हम निजामत की शक्ति यानी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की शक्ति किससे ले लेंगे? नवाब से ले लेंगे। और दीवानी की शक्ति किससे हम ले लेंगे? बंगाल के संदर्भ में कौन हमें डिक्लेयर करेगा कि आप दीवान हो? ये शक्ति ले लेंगे मुगल बादशाह से। आगे होने वाली ट्रीटी में ये काम उन्होंने कर लिया। तो इन्होंने निजामत की शक्ति, जब इन्होंने नया नवाब बनाया बंगाल का, ठीक है, नजमुद्दौला को, कौन नवाब था यहाँ? नजमुद्दौला था। ठीक है, नजमुद्दौला, ये 1765 से 66 तक रहेगा, इसकी मृत्यु हो जाती है। इस नजमुद्दौला को नवाब बनाते समय, ठीक है, ये शक्ति ले ली गई। निजामत की शक्ति मतलब पावर ऑफ इन्फोर्सिंग लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, तो कानून व्यवस्था लागू करने की शक्ति क्या कहलाती है? निजामत की शक्ति कहलाती है, जो राज सत्ता का प्रयोग दिखाई देता है हमें। ठीक है, तो ये शक्ति जो है ले लिया गया नवाब से। इस शक्ति का मतलब क्या है? यानी पूरी व्यवस्था बनाए रखना, कोई अराजकता ना फैले, सुरक्षा, ये तमाम चीज इन्होंने कर लिया। लेकिन बड़े होशियार थे, इन्होंने क्या किया? इनके पास सेना नहीं रखा, सेना भी समाप्त कर दिया। कहा जो आंतरिक सुरक्षा का भाव है वो मतलब व्यवस्था वो आप देखोगे, यानी पुलिस और तमाम चीजें जो है। ठीक है, चोरों को पकड़ना, अपराधियों को सजा देना, ये सब कौन किसके पास था? ये नवाब के पास में। ठीक है, इसको उन्होंने ले लिया, लेकिन अपने हाथ में डायरेक्टली नहीं लिया, क्योंकि ये लोग बहुत होशियार हैं। ये केवल अधिकार लेना चाहते थे, लेकिन दायित्व उसी व्यक्ति पर छोड़े रखना चाहते थे। अभी प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में सत्ता लेते हुए ये दिखाई देना नहीं चाह रहे थे। इनको ये डर था कि नाम मात्र के लिए नवाब बचा रहा है, और इस नाते इन्होंने क्या किया? एक भारतीय मोहम्मद रजा खां को क्या कर दिया? मोहम्मद रजा खां, ठीक है, इस व्यक्ति को इन्होंने क्या नियुक्त कर दिया? सदर या निजामत का शक्ति देकर के इसको नायब सूबेदार नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो नायब सूबेदार हो गया। इसके पास क्या हो गया? कौन सी शक्ति आ जाती है? तो मोहम्मद रजा खां के पास में अब ये इन्होंने, और इसको कौन वो करेगा? अपॉइंट कौन करेगा? इसको अपॉइंट करना था मोहम्मद रजा खां की। नियुक्ति इसकी किसने किया? नियुक्ति कंपनी ने किया, मतलब अंग्रेजों ने किया। कंपनी अंग्रेज का है तो एक ही मतलब निकलता है उसका। तो मोहम्मद रजा खां को नायब सूबेदार बना दिया गया, यानी उसकी जिम्मेदारी होगी मेंटेनेंस ऑफ या एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी मोहम्मद रजा खां के साथ होगा। या ध्यान से समझेंगे, मोहम्मद रजा खां की नियुक्ति कंपनी या अंग्रेज करते हैं, लेकिन किसकी देख रेख में काम करेगा? आप जानते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, राज्य संचालित करने का एक खर्च आता है, तो वो भी ये नहीं देना चाह रहे थे, तो मिनिमम देकर के भारत का काम करवाना चाह रहे थे। ठीक है, तो 56 लाख की व्यवस्था इसके लिए हुई थी। ठीक है, खर्च बहुत ज्यादा था, बड़ा स्टेट है, आप देख रहे हैं कितना बड़ा स्टेट है। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि जिम्मेदारी नवाब के पास इन्होंने छोड़े रखी, लेकिन निजामत का अधिकार किसके पास आ जाता है? कंपनी के उसमें। ठीक है, यानी अगर कहा जाए कि बंगाल का निजाम कौन हो गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, लेकिन निजाम की मतलब अधिकार किसका हो गया? निजामत का, कंपनी का हो गया, लेकिन दायित्व किसका रहा? नवाब का। यानी प्रदेश में लॉ एंड मेंटेन करवाने की जिम्मेदारी नवाब की रही, लेकिन नवाब के हाथ में सीधे सत्ता नहीं दिया गया। सत्ता है, इसी को हम सत्ता कहते हैं, सत्ता नहीं दिया गया।
सत्ता किसके हाथों में रख दी गई? अब ध्यान से देखिएगा किस तरह की व्यवस्था बनाए। इसी नाते इसकी बड़ी आलोचना होती है कि नवाब के पास सारे दायित्व हैं। दायित्व किसके पास छोड़ दिया? जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाना, शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसके पास है? निजाम के, इसके नवाब के पास है। लेकिन इसकी अथॉरिटी किसके पास आ गई? जो नियुक्ति कर रहा है। तो अथॉरिटी किसके पास आ गई? अथॉरिटी किसके पास आ गई? कंपनी के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अथॉरिटी आ गई। कंपनी ने अथॉरिटी ले लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास इनको दे दिया। ठीक है, क्योंकि मोहम्मद रजा खां जो है वो किसके अधीन रहकर काम करता है? अधीन कैसा अधिकारी है? आप देखिए कैसी विचित्र बात है, दुनिया में ऐसा गंदा प्रयोग नहीं था और ये पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के सिद्धांतों के खिलाफ है कि मोहम्मद रजा खां को कहा जा रहा है तुम नवाब के अधीन ना करके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करोगे, राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम करोगे। ठीक है, लेकिन नवाब को शक्ति इसके ऊपर नियंत्रण की नहीं है। ये किसकी बात सुनेगा? क्योंकि नियुक्ति जो करेगा, जो हटा सकता है, जो नियुक्ति कर सकता है, उसी का तो नियंत्रण रहेगा इस व्यक्ति पर, इस पदाधिकारी पर। समझ गए ना? तो मतलब इसको शक्तिहीन बनाने का एक चाल था, षड्यंत्र था। लेकिन वो लालची ये नहीं समझ पाए कि इससे बंगाल का हाल क्या होगा। तो बंगाल में बड़ी अराजकता को व्यवस्था फैल गई और आप देखेंगे जैसे बंगाल में ये सब इन्होंने किया, इसी बीच में कब सन्यासी विद्रोह शुरू हो जाता है, जिसके बारे में हम आनंद मठ में पढ़ते हैं। वो सन्यासी विद्रोह की कथानकों पर आधारित है, कथाओं पर आधारित है। ठीक है, तो इसमें मोहम्मद रजा खां को इन्होंने बना दिया नायब सूबेदार। कंपनी ने अपने पास सारी अथॉरिटी रख ली और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास रहने दिया गया? यानी बंगाल में कुछ दिक्कत होती है तो नवाब जवाबदेह होगा, लेकिन नवाब अथॉरिटी किसके पास है इसका? यानी सत्ता का भाव किसके पास है? ताकि बंगाल पर ध्वंस जमा सके, नवाब को ये बता सके तुम्हारी हैसियत कुछ नहीं है। इसके लिए इन्होंने ये काम किया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये दूसरा काम बचा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ तो पैसा आता है, जहां टैक्स लगाना और वसूलने का अधिकार है, तो यहाँ पैसा क्या है? आ रहा है यहाँ पैसा इनके पास। ठीक है, और यहाँ क्या है? पैसा जा रहा है। ठीक है, तो पैसा यहाँ नहीं है तो कंपनी वाले क्यों जाएंगे? ठीक है, पैसा यहाँ खर्च होगा, यहाँ पैसा आएगा। ये अधिकार, चूंकि आप जानते हैं मुगल बादशाह भारत का नाम मात्र का संप्रभु था, तो उसके पास पूरे भारत के दीवानी के और निजामत के सारे अधिकार थे। लेकिन उन्होंने टेक्निकली क्या काम किया कि दीवानी का अधिकार अब लेंगे ये लोग मुगल बादशाह से। तो अगली संधि, चूंकि मुगल बादशाह पराजित हो चुका है, मुगल सत्ता बहुत कमजोर हो चुकी है, हमने बताया था कि उसको भगोड़ा बादशाह भी कहते हैं। ठीक है, वो राजधानी छोड़कर के कहाँ रहा था? इलाहाबाद में जाकर उसके किले में, क्योंकि यहाँ राजधानी में दिक्कत थी तो जाकर के वो इलाहाबाद में डर के मारे वहीं रहता था। ठीक है, बाद में आप देखेंगे मराठा था महाजी सिंधिया, वो लाकर के दिल्ली में पुनर्स्थापित करता है उसको। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे थे कि ये दूसरी संधि जो होगी, अब इलाहाबाद की 2 संधियां हुई इसके बाद। अब देखो बक्सर के बाद ये सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा कि अधिकार और दायित्व तो अलग नहीं किए जा सकते हैं। ये लोक प्रशासन का बहुत बड़ा सिद्धांत है। कहा जाता है कि अधिकार और दायित्व, कहते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शैल बी को इक्वल एंड को एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है अधिकार और दायित्व, जो ये प्राधिकार और दायित्व जो टेक्निकल टर्म है प्रशासन के लिए, प्राधिकार कहा जाता है, अधिकार नहीं। ठीक है, अधिकार राइट होता है, अथॉरिटी जो होता है पद से जुड़ा हुआ किसी को जो अधिकार मिलता है उसको हम प्राधिकार कहते हैं। तो प्राधिकार और दायित्व तो क्या होते हैं? बराबर होते हैं, जितना प्राधिकार उतना दायित्व, और दोनों साथ साथ चलना चाहिए। किसी क्षण अगर किसी को प्राधिकार दिया गया और दायित्व नहीं दिया गया तो वो निरंकुश हो गया, जैसे अंग्रेज इस समय है, क्योंकि उनके पास सारे अधिकार है लेकिन बंगाल का कोई दायित्व उन्होंने अपने हाथ में नहीं लिया हुआ है। दूसरी बात, अगर दायित्व दे दीजिएगा और अधिकार नहीं, प्राधिकार नहीं उसके पास होगा, तो वो कुछ करने की स्थिति में नहीं होगा। क्योंकि कुछ भी करने के लिए, कोई भी आदेश जारी करने के लिए क्या होना चाहिए? अथॉरिटी होना चाहिए। तो अथॉरिटी ऑर्डर जारी करती है। तो नवाब बेचारा मुकुट पहन करके बैठा तो है, लेकिन सर पर ताज तो है, लेकिन कहते कांटों वाला ताज था। यहाँ पता नहीं कौन वाला ताज था, उस ताज की गरिमा कहाँ बची है? ताज की जो शक्ति होती है वो अथॉरिटी में होती है, नहीं कि सिंहासन पर बैठ गया है। तो इसी को कहते हैं एकदम कठपुतली है, बैठा हुआ काट के पुतले जैसा, लेकिन उसके पास कुछ एक्ट करने का अपराधिकार नहीं है उसके पास में। अब आइए देखते हैं, इन्होंने 2 संधियां इलाहाबाद में की। हमने बताया कि इलाहाबाद में छिपा हुआ था बादशाह जाकर के, तो इलाहाबाद में क्लाइव पहुंचता है और उसने फिर क्लाइव दोबारा वापस आता है 1764 में, फिर से वो बन जाता है। जैसे कंपनी ने सुना बक्सर में सफलता मिल गई है तो उसको बना दिया जाता है फिर से गवर्नर, और कहा जाता है कि जाओ तुम भारत को संभालो। इसी नाते लॉर्ड क्लाइव को, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव नाम था, रॉबर्ट क्लाइव, उसे कहा जाता है भारत में ब्रिटिश राज्य का नींव रखने वाला, फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। आप पीछे पढ़ चुके उसके बारे में। तो संधि होती है, इलाहाबाद की 2 संधियां होती हैं। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि देखते हैं। ये सब अभी बैठे इंतजार कर रहे थे, वो 1764 में युद्ध हुआ। ठीक है, और संधि कब होती है? किसके इंतजारी में थे? लॉर्ड क्लाइव के, क्योंकि बहुत चालाक आदमी था। इलाहाबाद की प्रथम संधि। ठीक है, इलाहाबाद की प्रथम संधि, ये संधि होती है 12 अगस्त 1765 को। किसके साथ संधि होती है? इस संधि में एक तरफ है मुगल बादशाह और दूसरी तरफ कौन है? रॉबर्ट क्लाइव है, कंपनी की तरफ से। ठीक है, और इसी में एक और हस्ताक्षर करता है
नजमुद्दौला बंगाल का नवाब, बल्कि नजमुद्दौला ही लिख लीजिए। ठीक है, क्यों करेगा वो? क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें कौन प्रभावित होता है, नजमुद्दौला भी प्रभावित होता है। अच्छा, अब एक काम और इन्होंने किया था, कुछ इलाके ले लिया था दूसरे अवध के नवाब से, अवध के नवाब से भी इन्होंने क्या किया था, कुछ इलाके इन्होंने ले लिया था। अब आइए संधि की शर्तों की बात करते हैं। पहली संधि, दूसरी संधि होगी अवध के साथ होगी। तो इसमें यह हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, दीवानी जो हम लोग बात किए, पहली शर्त है इसकी, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी का अधिकार, दीवानी मतलब रेवेन्यू कलेक्शन का, मतलब टैक्स इंपोज करना और टैक्स कलेक्शन दोनों इसमें आता है, कि दीवानी का अधिकार कंपनी को दे दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। ये किसने दिया? अपने हैंड और सील से, मुगल बादशाह ने। ठीक है, अब मुगल बादशाह को क्या किया इन्होंने, क्योंकि ये यहां से इसको पैसे आते थे, हालांकि थोड़े मोड़े पैसे आते थे, मैं पीछे बता चुका हूं, लेकिन अथॉरिटी किसकी मानी जाती थी? मुगल बादशाह की मानी जाती थी। ठीक है, तो इसको 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन दे दी गई। अब देखो, वहां का रेवेन्यू कलेक्शन करने का अधिकार इनको मिलेगा, तो मुगल बादशाह को क्या मिलेगा? तो कहा गया मुगल बादशाह अथॉरिटी अपनी छोड़ रहे हैं, तो इनको, मुगल बादशाह को, देखिए आप हालात देखिए, बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक की पेंशन दे दी गई। बंगाल का अधिकार उनसे ले लिया गया, दीवानी का अधिकार, तो इस नाते कितनी पेंशन दे दी गई? 26 लाख रुपए वार्षिक की पेंशन। इसको दे दिया गया मुगल बादशाह को। बादशाह की हालत देख लीजिए, कंपनी के पेंशन याफ्ता बना है। अब वो दिन देखिए, आपको ध्यान होगा कि जब पहला अंग्रेज आता है, कैप्टन हॉकिंस, तो वहां के सम्राट का लेटर लेकर के आया था, जिसमें रिक्वेस्ट किए थे, जहांपनाह से, अकबर के नाम से संबोधित लेटर था, कि हमारे लोग आपके देश में गए हैं, उनको व्यापार करने के लिए, कोठी बनाने के लिए, यानी फैक्ट्री बनाने के लिए एक थोड़ी सी जगह आप दे दीजिएगा। सूरत में रिक्वेस्ट था। आप जानते हैं क्या क्या हुआ था, पीछे बता चुका हूँ। उसी खानदान के ये बादशाह हैं जो क्या ले रहे हैं, पेंशन याफ्ता बन गए हैं। तो अब देख रहे होंगे भारत में केंद्रीय सत्ता कितनी कमजोर हो गई है, और यही कहते हैं वक्त बहुत ताकतवर होता है। व्यक्ति नहीं कौन ताकतवर होता है, वक्त ताकतवर होता है। किसी समय मुगलों का वक्त था, अब किसका वक्त आ रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, तो 12 लाख रुपए की पेंशन, 26 लाख रुपए की पेंशन इनको दे दी गई। निजामत के व्यय के लिए अलग से 53 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। ठीक है, तीसरा क्या होगा? निजामत, पीछे बता चुका हूं, निजामत का अधिकार कौन ले लिया? कंपनी अपने हाथ में ले ली है। अथॉरिटी तो अपने हाथ में कंपनी ने ले लिया है ना, इससे बंगाल के नवाब से, तो उसका खर्च कौन देगा? तो इसके लिए व्यवस्था किया गया कि 53 लाख, यानी 26 लाख ही, 53 लाख और 53 लाख रुपए प्रतिवर्ष कंपनी बंगाल में निजामत के लिए देगी। तो किसके लिए देगी? निजामत। निजामत मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने पर जो व्यय आता है, बहुत बड़ा व्यय था, 53 लाख रुपए। अब जानते हैं इस संधि के साथ टोटल क्लाइव तैयार किया था एनसीईआरटी 12 12 आती, आप देखेंगे उसमें, ये वाला जहां पर है बक्सर के वाला, वहां फोटो है, आप देखेंगे बड़ा कैजुअली खड़ा है क्लाइव। फोटो को देखिए, बहुत मीनिंगफुल फोटो है वो। ठीक है, बड़े मतलब कैजुअल अंदाज में खड़ा है, और मुगल बादशाह जो पेपर, जिस पर ये संधि का जो पेपर है, उस पर अपना हस्ताक्षर और मुहर लगा करके वो क्लाइव को दे रहे हैं, झुक करके ऐसे दे रहे हैं। आप समझो, इसका बहुत बड़ा मीनिंग होता है, समझ रहे ना? तो सारी शर्तें जो है कौन लिखा है? रॉबर्ट क्लाइव लिख करके लाया है। और पराजित बादशाह था, क्या करता है? सिग्नेचर नहीं करता तो मरता। ठीक है, तो इस नाते यहां पर क्या किया गया, इनको बाध्य किया गया था। ये संधि नहीं थी, डिक्टेट थी, थोपी गई व्यवस्था थी। अवध के नवाब से इलाहाबाद और करा के जिले, इलाहाबाद के पास ही करा है, ठीक है, तो ये अवध के नवाब से लिए गए। अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा, ये दो इलाके हैं, इलाहाबाद एवं कड़ा, ये जिले लेकर मुगल बादशाह को दे दिए गए। ये अवध वाले अपना मान रहे थे, सब अलग हो गए थे ना धीरे धीरे करके, तो मुगल बादशाह को दे दिया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, इसमें एक इलाका ले लिया गया। इसका एक्चुअली क्या करना चाह रहे थे, क्योंकि मुगल बादशाह के ऊपर इतनी अपमानजनक शर्त ये थोप रहे थे, तो उसको थोड़ा सा मान मनावर करने के लिए तुम भी खुश रहो, इसके लिए इन्होंने ये काम किया। अगला काम इन्होंने क्या किया, उत्तरी सरकार, नॉर्दर्न सरकार, आप देखेंगे आंध्र कोस्ट से लगे जब उधर बढ़ते हैं उड़ीसा की तरफ, तो आप देखेंगे उसको नॉर्दर्न सरकार कहते हैं, आंध्रा उड़ीसा कोस्ट ऐसे। ठीक है, जहां भारत का नक्शा इस तरीके से मुड़ा हुआ है ऐसे। ठीक है, तो आप देखेंगे उसमें नॉर्दर्न सरकार कहते हैं, उत्तरी सरकार।
तो उत्तरी सरकार का क्षेत्र किसको दे दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। अब इस संधि की महत्ता देखिए। अब एक इलाका भी मिल गया, हालांकि प्रत्यक्ष रूप से पूरा बंगाल इन्हीं का है, लेकिन इधर का भी एक इलाका कोस्टल रीजन ले लिया इन्होंने, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट। तो आप इनको ध्यान से देखिए, दीवानी का अधिकार मिलने का मतलब कि अब नवाब बन गए ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह से। आप देख रहे हैं ना, यहाँ जो पीछे हम लोग बात की नजमुद्दौला के बारे में, नवाब कहाँ बचा? असली नवाब तो कंपनी हो गई, छोटे नवाब बोलने लगे कढ़ाई को इसके बाद में, बहुत पैसे भी कमाया था उसने। इंग्लैंड में उसको छोटे नवाब कहते थे, कमेंट करते थे अंग्रेज भी, ठीक है। तो छोटे नवाब जो हैं उन्होंने बड़ा कारनामा कर दिया। अब कंपनी भारत में जैसे अवध है, हैदराबाद का निजाम है और स्टेट है, वैसे लीगल राइट उसके पास आ गए। तो दो टर्म इस्तेमाल होते हैं लैटिन में, डी फैक्टो और डी जूरे, ठीक है। डी फैक्टो मतलब जैसे बंगाल में प्लासी में डी फैक्टो पावर कौन बन गया है? कंपनी बन गई है, लेकिन अब विदिता नहीं बनी है, क्योंकि बाई फोर्स उन्होंने कब्जा किया, ठीक है, सीधे अपने हाथ में सत्ता नहीं लिया, कठपुतली सरकार बना दी, तो पीछे सत्ता तो उन्हीं की चल रही है, ठीक है, लेकिन लीगल अथॉरिटी नहीं है वहां। अब वो क्या बन गए? अंग्रेज भारत बंगाल में लीगल अथॉरिटी बन गए। क्यों? क्योंकि अपने हैंड और सील से कौन बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी दे देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो हस्ताक्षर मोहर दोनों। इस नाते कंपनी क्या बन गई? डी जूरे पावर बन गई। क्या कहते हैं? डी जूरे। डी जूरे मतलब विदिता, लीगल, ठीक है, बाई लॉ जिसको कहते हैं, ठीक है, या विदिता स्थापित इसको कहते हैं, विदिता स्थापित, ठीक है। तो विदिता स्थापित कौन हो गया? स्थापित शक्ति कौन हो गया? अब कंपनी हो गई भारत में, डी जूरे पावर हो गई, विदिता स्थापित शक्ति, क्योंकि ये सत्ता कौन दे रहा है? ये अधिकार, दीवानी का अधिकार कौन दे रहा है? मुगल बादशाह दे रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो कंपनी की पोजीशन भारत में बदल गई। कंपनी की पोजीशन क्या हो गई? भारत में जैसे अन्य राज करने वाली सत्ताएं थी, वैसे एक राज सत्ता बनती हुई यहाँ पर कंपनी दिख रही है। तो इस संधि का बड़ा महत्व है कि आप देख रहे हैं किस तरीके से अब लीगल अथॉरिटी बन जाते हैं ये लोग बंगाल में। और आप ये देखिए भारत का सबसे समृद्ध इलाका और बहुत बड़ा एरिया है, मैं कई बार पीछे चर्चा कर चुका हूँ, बंगाल में पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश, बिहार में बिहार और झारखंड, और इधर कौन सा है? ओडिशा का इलाका है। आप इमेजिन करो कितना बड़ा क्षेत्र है। भारत का लगभग मुझे लग रहा है 30% के आसपास इलाका इसमें आ जाएगा। और उस समय सबसे समृद्ध क्षेत्र था, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यहाँ से हो रहे थे, सबसे ज्यादा चीजों का उत्पादन यहाँ हो रहा था। बिहार और बंगाल पहले बहुत, उड़ीसा भी बहुत अच्छी पोजीशन में था, तो बाद में समस्याएं पैदा कर दिया। बिहार तो आप देखिए बहुत बाद में जाकर के नेशनल एवरेज से यहाँ की जीडीपी गिरी, और यही हाल बंगाल का भी था, ठीक है। तो अब आप इनकी महत्ता देख सकते हैं। यहाँ आगे बढ़ते हैं, दूसरी संधि ले लेते हैं, फिर उसकी समीक्षा करते हैं। दूसरी संधि किसके साथ इन्होंने किया? तो प्रथम संधि इन्होंने कर लिया। अब यहां देखिए नजमुद्दौला क्यों सिग्नेचर किया है? तो दीवानी का अधिकार किसके पास था? बंगाल के नवाब के पास था। तो इस नाते प्रश्न बनता है कि इस पर कौन कौन संधि किया इस संधि पत्र पर? तो अंग्रेज मुगल बादशाह है, मतलब अभी प्रोटोकॉल मुगल बादशाह नंबर 1 पर आएगा, अंग्रेज है। तो मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय था। इधर से अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव सिग्नेचर करता है, और बंगाल के नवाब नजमुद्दौला ने हस्ताक्षर किया, क्योंकि इसमें जो बंगाल बिहार की उड़ीसा की दीवानी दी जानी थी, तो उसी से तो लेकर के इसको दे दिया गया। मतलब उसके लेना क्या था? मुगल बादशाह का था, उसने कहा दिया अब तुम्हारे पास नहीं रहेगी, इसके पास रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें कि एक बड़ी उपलब्धि किसकी होती है? अंग्रेजों की होती है। द्वितीय संधि देखी जाती है, ठीक है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि, ठीक है। अब द्वितीय संधि जो किसके साथ की गई? द्वितीय संधि की जाती है इलाहाबाद की अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त को हुई थी, 16 अगस्त 1765 को। अब इसमें कौन कौन पार्टी है? अवध का नवाब शुजाउद्दौला, और कौन है? क्लाइव, ठीक है। इसमें जो था पहली शर्त ये थी, सब समझिए सारा इलाका तो जीत लिया था इन्होंने, अवध को पूरी तरीके से जीत लिया था। तो अवध का समस्त राज्य जो है इनको वापस मिल गया। किसे वापस मिला? अवध के नवाब को वापस मिल गया। तो अवध का राज्य नवाब को वापस मिल गया, लेकिन अब इन्होंने लेकिन लगा दिया, ठीक। इस लेकिन में दो इन्होंने काट छाट किया। एक क्या किया इन्होंने? इलाहाबाद और करा किसको दे दिया? इलाहाबाद एवं करा के जिले बादशाह को दे दिए गए, पीछे लिखवा चुका है, ठीक है। कौन दो जिले ले लिए? इलाहाबाद और कड़ा के जिले ले लिए, मतलब उसका राज्य क्षेत्र घट जाता है। एक और महत्वपूर्ण इलाका था जिसमें वाराणसी और गाजीपुर शामिल था, ठीक है, वाराणसी और गाजीपुर, वाराणसी
एवं गाजीपुर का क्षेत्र ये माना जाएगा अवध के अधीन ही वाराणसी और गाजीपुर, लेकिन यहाँ का राजा बना दिया जाता है बनारस के राजा, राजा बलवंत सिंह। ठीक है, राजा बलवंत सिंह, जिनको पॉपुलरली किस नाम से जाना गया, राजा बनारस या बनारस के राजा, इनको लोग राजा बनारस बोलते थे। ठीक है, और इनका खानदान आप देखिए इस एहसान को कभी नहीं भूलता है, राजा बलवंत सिंह का। ये अंग्रेजों के साथ अच्छा तालमेल बनाकर रखे, और बाद में आप देखेंगे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है, उनकी चर्चा आएगी 1861 में, कि जब भारतीयों को शामिल किया गया गवर्नर जनरल की काउंसिल में, तो उन्हें भी शामिल किया। तो बनारस के जो राजा बनारस कहलाते थे, या राजा बलवंत सिंह के खानदान के लोग हमेशा अंग्रेजों के क्या बने रहे, स्वामी भक्त और वफादार बने रहे, तो उनको यही नाम मिला। अब जानते हैं अंग्रेज इस मामले में बड़े मतलब कहा जाए, जैसे नहीं कहते हैं कि चोरी के धंधे में बड़ी ईमानदारी होती है, तो वैसे इसमें अंग्रेज जो गद्दारी करता था देश के साथ में, ठीक है, उसके साथ वो बड़ा ही बढ़िया व्यवहार करते थे, और उसका हमेशा ध्यान रखते थे, क्योंकि उन्हीं के दम पर भारत में राज किया था। जैसे आप देखेंगे अंतिम मुगल बादशाह जो था बहादुर शाह जफर, उसको पकड़वाने में वो छिपा हुआ था जाकर के 1857 की क्रांति के समय हुमायूं के मकबरे के पास जंगलों में छिपा हुआ था निजामुद्दीन में। तो उसको पकड़ने में मदद किया इलाही बख्श, जो उसकी जो सबसे छोटी पत्नी थी जीनत महल, उसका सगा भाई था, मतलब सगा साला था बहादुर शाह जफर का। ठीक है, और उसे ले जाकर के अंग्रेजों ने कहाँ बसाया, इंग्लैंड में बकिंगम पैलेस के साथ में, मतलब यहाँ राजमहल है उसी के पास में, मतलब वीवीआईपी इलाके में उन्होंने बढ़िया पैलेस भवन बना करके इलाही बख्श को दिया, और उसके वंशज आज तक अंग्रेजों से पेंशन प्राप्त करते हैं, अभी भी फल फूल रहे हैं वहां पर। बीच में उन्हीं खानदान की एक लड़की आई थी, क्लेम कर रही थी लाल किला वगैरह हमारा है। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था आपसे कि इन्होंने राजा बनारस का, जिन्होंने अंग्रेजों की मदद किया था, अब देश के साथ देखेंगे तो बड़ा अच्छा व्यवहार नहीं था, लेकिन करते थे उस समय लोग, तो उनको ये 2 इलाके दे दिए गए। लेकिन ये इलाके किसका हिस्सा माने जाएंगे, अवध का हिस्सा माने जाएंगे। यानी राजा एक तरह से किसके अधीन है, अवध के, लेकिन नाम के लिए ये मूलतः किसके अधीन है, इसको पूरा स्वतंत्र भी नहीं किया इन्होंने, जानबूझकर अंग्रेज बहुत शातिर थे, ये सोचे होंगे इसका अलग क्षेत्र बना दे तो इसके वंशज कहीं दिक्कत न करें, तो ये हमेशा दबा रहा है, इस नाते इसको किसके अधीन माना गया, अवध के ही नाम मात्र के अधीन माना गया। अगला ये हुआ, कंपनी को 50 लाख रुपए तथा चुनार का किला प्राप्त हुआ। कंपनी को क्षतिपूर्ति के रूप में, युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में, अवध बहुत धनी इलाका था ना, तो इसे सोचा होगा इन्होंने वसूल कर लिया जाए, युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए तथा चुनार का किला जो है, गंगा नदी घेरे हुई है 3 साइड से, मिर्जापुर में है, और बड़ा महत्वपूर्ण दुर्ग माना जाता था, बिहार का गेटवे माना जाता था, उधर एंट्री करना है बिहार बंगाल की ओर, तो यहीं से गुजरता था ना रास्ता, तो चुनार का किला मिला इनको, ले लिया, क्योंकि बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का था। तो कंपनी उदयपुर में 50 लाख रुपए तथा चुनार का किला प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब एक तरीके से देखा जाए तो एक सहायक संधि कर लिया, अवध में भी अब कंपनी को एक मुक्त व्यापार का अधिकार दे दिया गया कंपनी को। तीसरा क्या हुआ, जो बंगाल में दशा थी वही कहां हो गई, अवध में कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार यानी ट्रेड मोनोपोली प्राप्त हुआ। ठीक है, विदेशियों को ये भी नहीं आने देंगे, केवल और केवल किससे ट्रेड करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अवध में व्यापार करेंगे, और कोई दूसरा व्यापार नहीं कर सकता है। अवध की सुरक्षा हेतु अवध के खर्च पर देखिए कितना, मतलब जो बाद में आप लॉर्ड विलेजली की सहायक संधि पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे विलेजली हमारे देसी राजाओं से कहता है कि आपको सेना रखने की क्या जरूरत है, हम तो हमारी इतनी बड़ी सेना है, हम आपकी रक्षा करेंगे, आप अपनी सेना भंग करो, आपकी रक्षा के एवज में जो कि सेना हम रख रहे हैं, तो उसके रख रखाव के लिए इतना पैसा दे दो, दिया करो इनवली, या तो हमें अगर पैसा नहीं दे सकते हो तो अपनी राज्य का एक क्षेत्र हमें दे दो हमेशा के लिए, तो इसको सब्सिडियरी अलायंस कहते हैं, सहायक संधि कहते हैं। यहीं से भारत में आप देखेंगे सहायक संधि की प्रणाली शुरू हो जाती है। तो पहली सहायक संधि अवध के साथ किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, यानी अवध की सेना को भंग करने का कहा गया, बहुत थोड़ी मात्रा में अवध की सेना रखी गई, बाकी सेना किसकी होगी, कंपनी की, और अवध को अपना संरक्षित राज्य बना लिया। अब देखिए सीधा सीधा नहीं लिया इन्होंने, बंगाल तो सीधा हाथ में, बंगाल में पूरी मजबूत स्थिति हो रही है, तो उसमें ज्यादा नियंत्रण कर लिया, अवध भी अब संरक्षित बन गया, क्योंकि अवध में जो सेना बैठी हुई है किसकी, अंग्रेजों की है, कहाँ जाएंगे, विद्रोह भी नहीं करने की सोच सकते। 1857 विद्रोह के आप देखिए क्या परिणाम निकला, तो जनता का विद्रोह था, और इनके जो भूतपूर्व सैनिक थे वो विद्रोह करते हैं। ठीक है, तो अवध की रक्षा के लिए चौथा ये होगा, अवध की रक्षा के लिए अवध के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी। कितना दिमाग था इसके पास, क्लाइव के पास, ये भी शब्द ये लोग बोलने की स्थिति में नहीं थे, ना मुगल बादशाह ना ये नवाब साहब। ठीक है,
तो अवध की रक्षा के लिए अवध के खर्च पर मार्क करिएगा, किसकी सेना होगी? अंग्रेजी सेना होगी। कितने होशियार हैं कि हमारे ही खर्चे से सेना जुटाया और हमें पराधीन कर लिया। बंगाल, अवध, अब देखिए दोनों मिलकर के किसको फाइनेंस कर रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत विजय को फाइनेंस कर रहे हैं। पीछे हम लोगों ने देखा कैसे 5 लाख रुपया ले लिया था मीर कासिम से दक्कन विजय के लिए। आप देखिए दो संधियों को जोड़ लीजिए तो आप देखिए क्या हो रहा है, कंपनी की पोजीशन कैसे बदल जाती है बक्सर के पहले और बक्सर के बाद। तो बक्सर के युद्ध में जो उन्होंने जीता था, जैसे हम लोग अपना देखें अपने देश के बारे में तो कई बार बड़ा बहुत दुख होता है, बड़ी आत्मग्लानि सा भी लगता है यार अपने देश में ये सब हुआ। हमने जो बांग्लादेश वाला वार हुआ था, इसमें पूर्वी पाकिस्तान बन गया था बांग्लादेश, 93,000 सेना सरेंडर की थी, हम पूरे बांग्लादेश पर कब्जा करके बैठ गए थे, लेकिन उसके बाद नतीजा क्या निकला? शिमला समझौता होता है, 93,000 सैनिक उनके छोड़ दिए जाते हैं। उनका जितना इलाका हमने विजिट किया था छोड़ दिया, इधर पाकिस्तान के पश्चिमी वाले हिस्से में, उधर तो बांग्लादेश बना अलग बात है, ठीक है, लेकिन हम अपने 54-56 कुछ सैनिक रहे, उन तक को नहीं चुनाने की वो बात करता है। तो हमारे सैनिक युद्ध मैदान में जीते, लेकिन हम वार्ता के उस पर टेबल पर हार गए। यहाँ आप देखिए कि इन लोग ऐसे सरेंडर करके बैठे हुए हैं कि इसको कहते हैं डिक्टेट। आपके सामने कोई पेपर रख दिया गया, बोला इस पर सिग्नेचर करो, ठीक है, इन्होंने कहा कहाँ करना, हाथ कांपते कांपते कर दिया इन्होंने सिग्नेचर। ये हालत है, ये अपनी बड़ी कमजोरी है। आप यूरोप के कई देशों का इतिहास पढ़ेंगे, वहां देखेंगे कि भले पराजित हुए हैं लेकिन ऐसे घुटने नहीं टेकते वो लोग। वहां भी जो डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं, जब संधियों की बात आती थी तो वहां भी अपना पक्ष रखते थे, समझ गए ना। यहाँ आप देखिए इसी नाते इलाहाबाद की प्रथम संधि के बारे में जो उस समय की एक राइटर हैं, उन्होंने लिखा है कि गुलाम हुसैन ने कि इलाहाबाद की प्रथम संधि जो हुई वो उतना ही टाइम लगा उस संधि को कंक्लूड होने में, समापन होने में, जितना कि एक गधा खरीदने में भी नहीं लगा, मतलब उससे भी कम टाइम। गधा खरीदना मतलब आप जानते हैं बहुत तुच्छ चीज मानी जाती है गधा, ठीक है। कोई दाम बताया, बेचने वाला से पूछा कि भाई कितने तुम्हारा गधा बताया, इतने के चलो। गधे की जांच पड़ताल थोड़ी करता है विशेष, यहाँ तो कुछ नहीं। तो गुलाम हुसैन ने अच्छा कमेंट किया सियारुल मुतखैरीन में, पढ़ चुके हैं इस किताब के बारे में, ठीक है। तो सियारुल मुतखैरीन के लेखक गुलाम हुसैन ने पहले वाली संधि के बारे में कहा है, इस संधि में उतना ही समय लगा था, उससे भी कम समय लगा जितना कि गधा खरीदने में लगता। तो आप अनुमान लगाओ क्या दशा हो चुकी थी। तो इलाहाबाद की जो 2 संधियां हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण है और इससे बंगाल में एक विशेष दशा आएगी। अब इसी को हम कहते हैं कि प्रथम सहायक संधि है। तो पूछा जाता है इतिहास में कई बार, तो ये जो संधि है रक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेज ले लेते हैं, इसी को कहते हैं कि अब सहायक संधियों में प्रथम सहायक संधि है। तो प्रथम सहायक संधि ये विकल्प में से अगर आता है, अब वो सब्सिडियरी अलायंस आएगा, ध्यान रखिएगा, वो तो बिलजली वाला लाएगा तो वो अलग उत्तर होगा, लेकिन यहाँ प्रथम सहायक संधि मानी जाती है सहायक संधि लागू करने के संदर्भों में। तो प्रथम सहायक संधि किसने किसके साथ किया? फर्स्ट सब्सिडियरी अलायंस इसको कहते हैं, फर्स्ट सब्सिडियरी अलायंस, समझ गए। तो 2 लड़ाइयां होती हैं, एक लड़ाई होती है युद्ध के मैदान में और दूसरी लड़ाई होती है डिप्लोमेटिक टेबल पर, जब संधि करने की बात आती है। आपको एकदम चुपचाप बैठ जाए सरेंडर करके लुटा पिटा सा, तो अगर उसमें थोड़ा भी जवाब देने, प्रश्न करने के, बोलने की साहस नहीं है तो थमा दिया जाएगा कि ये है संधि की शर्त कर लो, ठीक। तो ये हुआ, इसको हम सब्सिडियरी अलायंस कहते हैं। 1765 में हुआ, कब 16 अगस्त 1765 को। अब इन दोनों संधियों का परिणाम क्या निकला देखिए ध्यान से, देखिए कितनी ऐतिहासिक संधियां हैं, इतना बड़ा चेंज हो रहा है। अब यहीं से अवध को कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की दुधारू गाय बन गई है, ठीक है। यहीं से अवध क्या बन चुका है। अच्छा एक काम और किया इन्होंने, ये अवध का जो रक्षा की जिम्मेदारी ले लिया, इसके पीछे बहुत सारे इनके उद्देश्य थे जो हमारे लोग नहीं समझ पा रहे थे। अंग्रेज इतने होशियार थे कि बंगाल की रक्षा करनी है तो अवध की रक्षा करो, मराठों से डर था, बहुत बड़ी सीमा अवध की लगती है। आप देखो यूपी बिहार वाली सीमा, पहले तो झारखंड भी उसी में था, इतनी बड़ी सीमा अवध से होकर गुजर रही है, मतलब लगी हुई अवध से। इधर से जो आक्रमण होगा अवध की तरफ से, अब वो सुरक्षित हो गया, क्योंकि कोई अवध पर आक्रमण करेगा और अवध यहीं से शुरू हो जाता दिल्ली से आगे, समझ रहे हैं ना। तो अगर कोई अवध पर आक्रमण करेगा तो अंग्रेज वहां जाकर के दूसरे के यहाँ से रक्षा करेंगे। मतलब अंग्रेजों का कितना प्रोएक्टिव पॉलिसी है जो हम लोग बहुत मिस किए, आगे आप देखेंगे तमाम चीजों में, कि उन्होंने बंगाल की रक्षा करने के लिए अवध की रक्षा का जिम्मेदारी ले लिया। ऐसे ही हुआ कि जैसे किसी मोहल्ले में आग लगे तो आप अपने पड़ोसी के घर को इस नाते बचा रहे हैं कि पड़ोसी का घर सुरक्षित रहेगा तो आग उधर से इधर नहीं आने पाएगी। ये प्रोएक्टिव होगा, ये बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है। और आप ये सोचिए हम अपना घर बचाएंगे, पड़ोसी अपना बचाए तो पड़ोसी का घर भी जलेगा और फिर अपना भी जलेगा, समझ रहे हैं ना। अंग्रेजों ने क्या किया, आगे आप देखेंगे कि भारत की रक्षा के लिए उन्होंने भारत के चारों ओर एक व्यवस्था बना ली। आप देख रहे हैं अफ्रीका में, अगर हम मैप में से बात करें तो अफ्रीका में केप टाउन पर कब्जा कर लिया। साउथ अफ्रीका पर कब्जा किस लिए किया था, ताकि भारत की तरफ इधर से कोई खतरा ना आने पाए। तो अफ्रीका पर कब्जा किया इन्होंने, केप टाउन पर कब्जा किया, ठीक है। उसके बाद में आप इधर देखते हैं रेड सी से जो रास्ता जाता है, तो अदन और आसपास के इलाके से वहां से सेना आ सकती थी, रेड सी से होकर के आती, तो इस इलाके पर कब्जा कर लिया इन्होंने, इधर से भी कोई ना आने पाए। इधर आप जानते हैं मलक्का स्ट्रेट है, उस पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया,
ठीक है, आगे चल के आप देखेंगे उस पर भी कंट्रोल रखेंगे। डिएगो गार्सिया जो हिंद महासागर पीछे था, अभी अमेरिका के पास है, वो भी इनके पास हुआ करता था और भारत की रक्षा के लिए ऐसे चारों ओर से उसको घेर दिया था। अफगानिस्तान में विजय करने की कोशिश की थी ताकि भारत पर उधर से कोई हमला ना होने पाए। इधर म्यांमार ले लिया ताकि भारत पर चाइना उधर से न घुसपैठ करने पाए। तो भारत को इन्होंने दूर दूर से सुरक्षित करने का काम किया था। वही हमारे नेता बाद में नहीं देख पाए। जब देश, हाँ, तिब्बत को ले लीजिए, अंग्रेज जब तक रहे तब तक चाइना की औकात नहीं थी तिब्बत में घुस जाए। आप अलग पढ़ेंगे, अलग आगे जब हम लोग पढ़ाएंगे करजन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे करजन ने तिब्बत को संरक्षित राज्य बना लिया था। हमारी सेना कहाँ बैठी हुई थी? लहासा में हमारी सेना रहती थी, ठीक है। तो एक बड़ी सेना हमारी लहासा में रहती थी तिब्बत की रक्षा के लिए। लहासा में दलाई लामा रहता था, राजधानी थी। तो हम तिब्बत में बैठ करके अपनी सीमाओं की रक्षा करते थे। ये था कि तिब्बत में चीन घुस जाएगा या सोवियत संघ रूस घुसने की कोशिश कर रहा था, ये आ जाएंगे तो हमारे लिए बड़ा शत्रु आ जाएगा। हमारे महान नेता बाद में क्या किया आपको पता ही है, तिब्बत को ऐसे ही दे दिए, हंसी मजाक में दे दिए, हिंदी भाई भाई करते करते, समझ लेना। श्रीलंका को कब्जा किया था इन्होंने। श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ है और उस समय भारत स्वतंत्र होता तो उन्होंने ये भी कहा था श्रीलंका ले लो। ये जो ग्वादर वगैरह का इलाका है ओमान के पास था, ठीक है। ये ओमान वाले बेच रहे थे हमें कि ले लो, बाद में जब अंग्रेज यहाँ से ले गए तो हमारे महान नेता ने लिया ही नहीं, बोले हमको वहाँ पाकिस्तान के बीच में जाने की क्या जरूरत है। तो महानता में गया। ये चीज वो होती है कि जिस नेता में दूरदृष्टि नहीं होती है वो ऐसी गड़बड़ियां करते हैं, ठीक है। अंग्रेज बहुत दूरदर्शी थे, तो चारों तरफ इंडिया की सुरक्षा, इसी कहते पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। बंगाल की रक्षा के लिए इन्होंने क्या किया, सुरक्षा घेरा बनाया। उस समय ये नीति आती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखें कि इन संधियों का परिणाम क्या निकला। तो इसी को कहते हैं बंगाल में द्वैध शासन स्थापित हुआ। इन सब के परिणाम बंगाल में द्वैध शासन। द्वैध शासन मतलब दो सरकारें। इसी को कहते हैं डायरकी। क्या कहते हैं? डायरकी कहते हैं, डायरकी। तो बंगाल में डायरकी या बंगाल में द्वैध शासन कैसे आया? अब आप देख रहे हैं दो लोग हैं, एक तरफ कंपनी है, दूसरी तरफ नवाब है, ठीक है। कैसे इसका एकदम बेहाल कर दिया गया बंगाल, कैसे एकदम सारा जो लोक प्रशासन के सिद्धांत होते हैं कैसे धज्जियां उड़ाई गई। अब आप ध्यान से देखिए, हम लोग बात कर रहे थे कि दो काम होता है, निजामत का अधिकार काम होता है और दीवानी का, ठीक है। यही दो काम ही थे, कानून व्यवस्था बनाए रखना, टैक्स वसूलना। कौन वेलफेयर स्टेट था हमारा? कोई स्टेट वेलफेयर स्टेट नहीं था कि शिक्षा प्रदान करना है, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, बढ़िया सड़क देना है, तमाम और वेलफेयर के काम करना है, ठीक है। उद्योग धंधे और सबको विकास करना है। इस समय तो आप देखेंगे कि ऐसे राजा शासक आ चुके हैं, हालत बहुत खराब हुई थी, इसी नाते सब देश में हो रहा है। तो निजामत का अधिकार आप ध्यान से देखिए। अब दो लोग हैं, कौन कौन दो लोग हैं? एक तरफ है ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ कौन है? नवाब है, ठीक है। अब आप बताइए कि नवाब के पास कौन बचा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कौन सी सत्ता बची है? तो निजामत का अधिकार किसके पास है? यानी प्राधिकार, अधिकार नहीं सब युक्त है, प्राधिकार यानी अथॉरिटी, ठीक है। अथॉरिटी ऑफ इन्फोर्सिंग लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन निजामत का दायित्व किसके पास है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? यह है नवाब के पास। जिस व्यक्ति के पास उसका अधिकार नहीं है, उसका दायित्व उसके पास कैसे हो सकता है? लोक प्रशासन सिद्धांत में कहते हैं ये हो ही नहीं सकता, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, समझ रहे हैं ना। कैसे किसी कहोगे तुम रिस्पॉन्सिबल हो जब तुम अधिकार लेकर के सारा बैठे? जैसे पैसा आप अपने हाथ में रखें, अपने जेब में रखें और किसी को खरीदारी करने वाला पेपर आप मतलब जो लिस्ट बनाए कि ये सामान खरीदना है उसको दे दें, ठीक है। क्या करेगा बेचारा? यही हाल यहाँ हुआ। आप देख रहे हैं सारा पैसा किसके कहाँ से आता था? दीवानी राइट में मिलता था, ठीक है। टैक्स इम्पोज करना, टैक्स कलेक्शन करना, ये दीवानी में आता था। इसके भी हाल क्या हुआ दीवानी के मामलों में भी देख लीजिए। दीवानी के मामले में क्या हुआ, यहां भी अगर आप देखेंगे तो अथॉरिटी किसके पास आ गई, ठीक है। अथॉरिटी किसके पास आ गई, यानी प्राधिकार किसके पास आ गया? तो मुगल बादशाह ने लिखित दे दिया हस्ताक्षर करके ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ठीक है। लेकिन दीवानी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास बचा हुआ है, ठीक है। अब इसको समझिए। जब दीवानी का अधिकार इनको मिल गया, किसे मिल गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ना तो कंपनी के पास प्रशासनिक अमले थे, यानी आप देखिए इतने बड़े इलाके से रेवेन्यू कलेक्शन के लिए बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप चाहिए, वहां की जानकारी चाहिए। और आप जानते हैं अगर ये लोग जाते वसूली करने तो जनता विद्रोह करती। जो छोटे छोटे पुराने जमींदार थे वो पीट देते थे जो वसूली करने के लिए जाते थे स्टाफ लोग। हमारे राजा महाराजा को भी ध्यान रखना पड़ता था ये बात। रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जाते थे तो एक छोटी सी सेना की टुकड़ी जाती थी उनके साथ में ताकि दबाव बना रहे। और वो राजा यहीं का था, स्वयंकरण था उसका, तब तो उसको दे देते थे, जानते थे राजा है कहाँ जाएंगे हम। और थोड़ा स्वयंकरण भी था, राजा थोड़ा बड़ा करते भी रहते थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी है, अगर वो अपने हाथ में रेवेन्यू पावर ले लेती अभी सीधा सीधा और अंग्रेज लोग अधिकारी लोग वसूलने जाते तो इंडियन क्या करते? जमींदारी जोर तलब तो मुगलों के शासन काल में रहे, समझ रहे हैं ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जहमत नहीं पालना चाह रही थी, मतलब आफत वाला काम नहीं लेना चाह रही थी। तो क्या किया गया कि 3 नायब दीवान बना दिए गए, ठीक है। तो बंगाल में बना दिया गया मोहम्मद रजा खां इसके लिए दीवानी के लिए, और बना दिया गया बिहार में
मोहम्मद रजा खां। आप मोहम्मद रजा खां को आप देखेंगे कि ये बिहार का दीवान भी है और आप देखेंगे उसके पास निजामत का अधिकार भी है। तो मोहम्मद रजा खां लगता है खास आदमी था इनका, ठीक है। नहीं, ये बंगाल में, सॉरी, ये बंगाल में, बिहार में करेक्शन करिएगा, ये बंगाल में है, ठीक है। बंगाल में मोहम्मद रजा खां है, ये यहाँ का। बिहार में है सिताब राय, बिहार में सिताब राय, ठीक है। और उड़ीसा में ये है राय दुर्लभ, ये पुराना षड्यंत्रकारी था, तो अंग्रेजों ने इसको, आप देखिए जितने षड्यंत्रकारी हैं अंग्रेजों का विशेष ध्यान रखते थे। तो राय दुर्लभ षड्यंत्रकारी था, शुरुआती क्लाइव का साथ देने वाला, तो उसको भी यहाँ उड़ीसा के दीवानी का यानी नायब दीवान बना दिया गया। तो 3 हैं जो वसूली करेंगे, और तीनों की नियुक्ति कौन करता है? ईस्ट इंडिया कंपनी करती है। लेकिन ये कलेक्शन जो है ये भी सब व्यवस्थित ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको भी किसको देखना था? नवाब साहब को देखना था। बिना मतलब आप देखिए किसी अथॉरिटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दिए थे। तो आप देख रहे हैं इसमें 2 सरकारें चल रही हैं। एक अदृश्य सरकार जो दूर बैठी हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो यहाँ कहीं भी प्रेजेंस नहीं दिखा रही है, अपना सीधा सीधा कहीं नहीं है, रिमोट से सारा काम कर रही है, मतलब रिमोट पावर के रूप में बैठी हुई है। और ऐसी स्थिति को ही बंगाल में क्या कहा कि 2 सरकारें काम कर रही हों, तो उसको हम क्या कहते हैं? द्वैध सरकार या डायरेक्टी कहते हैं। अब आप देखिए, हमने पीछे भी बताया कि लोक प्रशासन का सिद्धांत है कि प्राधिकार और दायित्व बराबर होना चाहिए और साथ साथ चलना चाहिए। यानी जिसको आप निजामत की जिम्मेदारी देते हैं, उसी के पास निजामत का क्या होना चाहिए? अधिकार भी होना चाहिए। उसके पास पैसा भी होना चाहिए, उसके पास में ऊपर अधिकार भी होना चाहिए। जैसे हम लोग इसमें देखे थे कि नायब सूबेदार किसे बना दिया गया था? मोहम्मद रजा खां को। रजा खां यहाँ भी क्या है? ये निजामत का काम भी देख रहा है मोहम्मद रजा खां, ठीक है। अंग्रेजों का खास आदमी रहा होगा, इतना ज्यादा पावर इसको दे रखे हैं। यानी ये निजामत का काम भी देख रहा है और ये बंगाल से रेवेन्यू कलेक्शन का भी काम देख रहा है, ठीक है। अब आप इमेजिन करो, ये किसके द्वारा अपॉइंटेड है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपॉइंट किया है इसको, ठीक है। लेकिन ये जो ताज पहन करके नवाब साहब बैठे हैं, नवाब होने के नाते इनकी सारी जिम्मेदारी थी, तो क्या करता? वो भी ऐसे ही रहता था। आज मैं देख रहा था सब 1880 तक नवाब बने हुए हैं, ठीक है, और हालत बड़ी खराब थी। उनको देख करके ही समझ में आ जाता, जैसे लगता है भरपेट भोजन भी ना मिलता हो, ऐसी ही हालत थी उनकी। हालांकि बहुत भोगी विलासी थे, ठीक है। तो हम ये बात कर रहे थे यहाँ पर कि ये व्यवस्था जो रही लोक प्रशासन के सिद्धांतों के बहुत विरुद्ध थी। यहाँ इनका मुख्य ध्यान रहता था इस पर, ये ध्यान तो छोड़ दिया गया निजामत पर, भारतीय जैसे भी जिए, ठीक है, अल्लाह के रहमो करम पर। आप देखेंगे 1770 में भारत में पहली बार लगान खूब जम करके इन्होंने वसूला, ठीक है। लगभग 5 से 7 गुना ज्यादा लगान इन्होंने कलेक्शन किया, जो इनके हाथ में आने से पहले जो लगान का कलेक्शन था बंगाल से, और जो इनके हाथ में आने के बाद हुआ, 5 से 7 गुना ज्यादा लगान इन्होंने वसूली किया। तो किससे जा रहा लगा? किसानों से। उत्पादन तो बढ़वाया नहीं इन्होंने, लगान बढ़ा दिया। लगान क्या होता है? लैंड रेवेन्यू होता है जो किसान देता है सरकार को। तो 5 गुना आप बढ़ा दोगे तो आप सोचिए किसानों की हालत क्या होगी। तो बंगाल दरिद्र हो गया, फलता फूलता सबसे समृद्ध इलाका आप देखेंगे, हाहाकार मचने लगा। 1700 में पहली बार क्या पड़ा? फेमाइन आया। फेमाइन मतलब अकाल। अकाल उस स्थिति को कहते हैं जब खाने को भोजन ना हो, खाने को अनाज ना हो। आप ऐसे समझो, हमारा देश ऐसा है कि प्रकृति की स्थिति जो है ना उतनी कठोर नहीं है रिलेटिव। तो हमारे यहाँ प्रकृति जन अकालों की संभावना बड़ी कम होती थी। पड़े अकाल, ऐसा नहीं कि नहीं पड़े, वर्षा नहीं होती थी कई बार 2-2 3-3 साल, तो अकाल पड़ जाता था फसल बहुत खराब होने के। लेकिन उस समय क्या होता था कि देश में जो बड़े बड़े जमींदार या राजा के पास अपने स्टोरेज होते थे वो लोग मदद करते थे, तो उतना भयावहता नहीं होती थी। यहाँ तो फलते फूलते बंगाल में खाने का अनाज नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? आप सुन रहे हैं कि 5 से 7 गुना लगान वसूली हो रही 65 के बाद, ठीक है। तो परिणाम क्या हुआ उसका कि बंगाल से जब इतना धन बाहर चला जाएगा तो लोगों की क्रय शक्ति क्या होगी? गिर जाएगी। और किसान लगान देने के लिए अपनी उपज का अधिकांश हिस्सा बेचने को मजबूर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बड़ा हिस्सा सरकार ले ले, और वो भी कौन सी सरकार? जो बैठी हुई हजारों किलोमीटर दूर। तो यहां से धन चूसा गया और कहां बरसा दिया गया? जॉर्ज सुलिवन नामक एक अंग्रेज है जिसने लिखा है कि 65 से 72 के बीच हमारी सरकार बंगाल में ऐसे चूषण पंप की तरीके से काम कर रही थी। सक्शन पंप नहीं होता, चूसने वाला, ठीक है, जो बंगाल का धन चूस करके कहां निचोड़ दे रही थी? इंग्लैंड में। तो बंगाल तेजी से क्या होता गया? गरीब होता गया। देखो अकाल पड़ने लगे। अकाल का यहाँ ये कारण नहीं था कि अनाज मानसून फेल हो गया, अनाज नहीं हुआ, बल्कि लोगों ने लगान चुकाने के लिए बड़े पैमाने पर क्या किया? अपने अनाज बेच बेच करके और कंपनी को पैसा चुका दिया, तो उनके पास क्रय शक्ति ही नहीं थी, कहां से अनाज खरीद कर खाएंगे? समझ रहे ना? इस नाते इसको कहते हैं मैन मेड फेमाइन। क्या कहते हैं? मैन मेड फेमाइन। मानव जनित अकाल भारत में पड़ा, और कई बार पड़ेंगे। पूरे ब्रिटिश पीरियड में आप देखेंगे जिसे बहुत भयानक अकाल पड़ा 1942 में, ठीक है, बंगाल का ग्रेट फेमाइन कहलाता है वो। तो यहाँ बहुत भयानक स्थिति हुई थी 1942 आप सोचो अभी रिलेटिवली बात करें तो।
कहते हैं लोग लगभग 1/3 पॉपुलेशन बंगाल की वाइप आउट हो गई थी, मर गई थी, लोग तड़प तड़प कर भूख से मरे थे। क्या कारण था? वर्ल्ड वार चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार, और यहाँ सैनिकों को खिलाने के लिए पंजाब का गेहूं और बंगाल का चावल उठा ले गए गले से, भर भर कर ट्रेनों में, जहाजों पर लाद लाद कर पहुंचा दिए। ठीक है, बहुत बड़ी सेना जुटाया था उन्होंने लड़ने के लिए। हमारे यहाँ तो लाखों शहीद गए थे लड़ने। ठीक है, परिणाम क्या हुआ कि बंगाल में खाने को नहीं बचा। पंजाब में गेहूं जबरदस्त पैदावार हुआ था उस साल, वेस्टर्न यूपी में खूब फसल पैदा हुई थी, लेकिन वो बंगाली कैसे खरीदे? बंगाल से अनाज निकाल लिया गया। यहाँ से सरकार व्यवस्था करेगी तब तो जाएगा, गुलाम देश था अभी सरकार वेलफेयर गवर्नमेंट थोड़ी है कि भारत में कहीं जरूरत पड़ी पीडीएस सिस्टम में वहां पहुंचा दिया गया, सप्लाई दे दिया गया। ये बहुत चुनौती था। तो आप देखिए औपनिवेशिक सरकार आ रही है, अब उसका सब दिखाई देगा। हालत बड़ी खराब है, जनता क्या करेगी? लूट मार अराजकता की स्थिति पैदा होगी। बंगाल की हालत बहुत दुखदायी हो गई, समझे ना? तो ये 7 साल चला था, 1765 से 1772 तक, 1770। इन 7 सालों का जो बंगाल है ना, वो बर्बाद था, लुटा हुआ था। इसी नाते कहते हैं कि एक के पास अधिकार था, दायित्व तो नहीं था, और दूसरे के पास दायित्व था, अधिकार नहीं था। यही व्यवस्था डायर की है और बहुत बर्बादी होती है बंगाल की इसमें। और अंग्रेजों का पूरा ध्यान किस पर है? अंग्रेजों का पूरा ध्यान एक चीज पर है कि मैक्सिमम यहाँ से हम क्या कर सकें? एक्सप्लॉइट कर सकें, ड्रेन कर सकें भारत के धन का। तो पहला परिणाम दिखाई देता सन्यासी विद्रोह के रूप में, जिसके बारे में चर्चा की मतलब लिखा है किसने, जिसने आनंद मठ नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, और उसके बाद आप देखते हैं कि उसमें सन्यासी विद्रोह का कथानक है पूरा आनंद मठ। ठीक है, और दूसरा जो है बड़ा प्रभाव ये होता है कि कृषि बर्बाद होने लगी। और आप जानते हो कृषि जो है वो, उसको केवल लिमिटेड सेंस में मत देखिए। हमारी जो कॉटन इंडस्ट्री है कहाँ किस पर टिकी है? एग्रीकल्चर पर टिकी हुई है। हमारे तमाम और कुटीर उद्योग किस पर टिके हैं? पटसन उद्योग और तमाम उद्योग। ठीक है, और जो यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है, जैसे गेहूं से आटा बनने का काम है, वो किससे होगा? गांव में जो रहने वाला कुम्हार है या बढ़ई है, उसको कहाँ से अनाज मिलता था? हमारे यहाँ आप जानते हैं जजमानी प्रथा चलती थी। हमारे यहाँ जजमानी में कुछ सेवक होते थे गाँव में, जो गाँव में काम करने, सर्विस प्रोवाइडर, कहीं सेवक मत कहिए, सर्विस प्रोवाइडर एट विलेज। कौन होता था? नाई होता था। नाई बाल काटता, और हर फसल में 2 फसलें मान लीजिए होती हैं, तो फसल मैंने अपने बचपन में अपने यहाँ देखा है, थोड़े मोड़े स्केल पर चलता रहा अभी हाल तक। ठीक है, लेकिन इसको बहुत डैमेज किया इन्होंने और इन लोगों पर ज्यादा असर पड़ा। तो नाई क्या करता है? नाई क्या करता है? बाल काटता है, और उसके एवज में फसल का एक हिस्सा ले जाता था किसानों से। ठीक है, जब फसल उनके यहाँ आ जाती थी, तो खेती में उसका कोई योगदान नहीं था, लेकिन खेती का हिस्सा पा रहा है। लकड़ी का काम किसानों का कौन कर रहा है? बढ़ई कर रहा है, उसको एक हिस्सा जा रहा है। कुम्हार है, बर्तन मिट्टी के बर्तन वगैरह दे रहा है, उसको एक हिस्सा जा रहा है। ठीक है, गाँव में साफ सफाई करने वाले हैं, सफाई कर्मचारी, वो एक हिस्सा ले जा रहे हैं। तो ऐसे आप देखेंगे कि ये नाई धोबी हुआ कपड़े धुलता था साल भर, वो भी 6-6 महीने पर फसल का एक हिस्सा ले जाता था। तो मतलब एक बढ़िया संरक्षित संबंध चल रहा था, यानी सर्विस प्रोवाइडर सर्विस देता था और बदले में कृषि उत्पाद का हिस्सा उन्हें मिल जाता था। इसको जजमानी प्रथा के नाम से जाना जाता है, नोट कर लीजिएगा, जजमानी प्रथा। इस पर भी बड़ा असर पड़ेगा, आगे आप देखेंगे जब जमींदारी सिस्टम आ जाएगी, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे जजमानी प्रथा। ठीक है, तो ये लोग जजमानी प्रथा में कौन कौन शामिल थे? मतलब जो विलेज लेवल सर्विस प्रोवाइडर थे, उनको जजमानी प्रथा में माना जाता था। ठीक है, चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा संकट आया, कृषि पर संकट आया, उद्योगों पर संकट आया, भारतीय व्यापार बर्बाद होने लगा। दादनी प्रथा के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब इस नाते जो 65 से 72 वाला ये समय है, के.एम. पनिक्कर ने कहा डाकुओं का राज। इस अवधि को क्या कहा है पनिक्कर जी ने? पनिक्कर ने कहा है डाकू राज। ठीक है, किसको? द्वैत शासन के काल को के.एम. पनिक्कर ने कहा है कि ये डाकुओं का राज था, खुला लूट चल रहा था बंगाल का। एक जो पारसी जॉर्ज कार्नवाल है, एक अंग्रेजी राइटर है, जॉर्ज कार्नवाल। ठीक है, ये क्या कहते हैं? इनका कहना था जॉर्ज कार्नवाल का, इन्होंने थोड़ा और आगे बढ़ा दिया है, 1765 से 1784 तक भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार है, सबसे भ्रष्ट है, सबसे झूठी है, सबसे लुटेरी है। ये कौन कहता है? जॉर्ज कार्नवाल कहते हैं। ठीक है, इन्होंने लिखा है। अब 1784 में आप देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 73 में आया, लेकिन उतना कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं रहा, पार्लियामेंट का। 1784 में जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल बन जाएगा, उसके बाद देखेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट का नियंत्रण आ जाता है यहाँ। ठीक है, इसके पहले कंपनी के लोगों ने जबरदस्त लूट करी थी, हालांकि बाद में भी लूटे। अब अंग्रेज है तो अपने देश का थोड़ा सम्मान तो करेगा, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी। कैसे अपना देखते हैं अडानी अंबानी, बात बात में लोग जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं बिना सोचे भी बोलते हैं। अडानी अंबानी का इतना पॉजिटिव रोल, इतने ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, इतने ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं, इतना ज्यादा गुड्स और सर्विस प्रोवाइडर बड़े हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ इनकी आलोचना क्या होती है, और सचमुच में इन्होंने लूट किया था। ठीक है, तो जॉर्ज कार्नवाल कहते हैं कि सबसे भ्रष्ट है, लुटेरी है, झूठी है, बुरी सरकार है, जो पूरे दुनिया में कहीं भी नहीं देखी जा सकती। इसके बाद में 1772 में वारेन हेस्टिंग्स आता है। कौन आता है? गवर्नर जनरल होते थे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स आता है। अब ये 1772 में ये जब आया, इसने कहा अब ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं, बहुत एग्रेसिव था। ठीक है, 1772 से, और ये आगे रहेगा 1785 तक है ये। ठीक है, कब तक है? 1785 तक है ये भारत में, गवर्नर जनरल बंगाल में।
पहले गवर्नर था, 1773 में गवर्नर जनरल बन जाएगा जब रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। ये जो है और बहुत एग्रेसिव था, लड़ने में बहुत तेज तर्रार था और भारत को बहुत अच्छे से जानता भी था। इसलिए एक आप समय आ गया है कि मुंह छुपा कर काम ना करें, हम सीधा अपने हाथ में कंट्रोल ले लें। तो 1772 में इसने द्वैध शासन खत्म किया, ये दीवानी का राइट सीधे सीधे अपने हाथ में ले लिया, निजामत भी कंट्रोल करने लगा, लेकिन नवाब को अभी कठपुतली बनाए रखा गया, नाम के लिए नवाब बना रहा और 1880 तक नवाब बना रहेगा। कब तक बना रहेगा? 1880 में मुबारक अली खान नाम का अंतिम है, जो अंग्रेजों से काफी इसके कॉन्फ्लिक्ट होने लगे बाद में। अरे समझते ही नहीं थे, कुछ बने बैठे रहो तुम, नवाब नाम का नवाब था, अधिकार है ही नहीं कोई। आप देखिए, बस बैठ करके पेंशन लेता था, अंग्रेज भी ठोकर मारते रहते थे। इसी बहाने तो इतना उब गया ये, इतना इसको परेशान कर देते हैं 1880 तक जाते जाते कि खुद ही छोड़ देता, कहता नहीं नवाब बनने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो केवल मुर्शिदाबाद का नवाब बन करके उसके बच्चे रह गए। तो लास्ट अंतिम नवाब जो है, नोट कर लीजिएगा, बंगाल का अंतिम नवाब है मुबारक अली खां। ठीक है, मुबारक अली खां। ये 1880 में ये खुद पद छोड़ देता है, यानी नवाबी छोड़ देता है। तो आप देख रहे हैं, इसके बाद चर्चा नहीं मिलेगी। मैं भी सर्च कर रहा था, कुछ तो पाया इनका कि ये लोग 1880 तक नवाब के मतलब एक प्रतीकात्मक, जैसे इंग्लैंड में महारानी महाराजा हैं लेकिन उनका कोई रोल नहीं है, हालांकि इसकी दशा तो बहुत खराब थी। ठीक है, तो ये दिखाई देता है। तो वारेन हेस्टिंग्स ने, किसने द्वैध शासन खत्म किया? वारेन हेस्टिंग्स ने खत्म कर दिया द्वैध शासन। ठीक है, तो एक तरीके से आप देखेंगे, आप 1772 से प्रत्यक्ष रूप से अपना शासन कौन स्थापित करेगा बंगाल पर? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1772 में द्वैध शासन का समापन, वारेन हेस्टिंग्स ने सत्ता अपने हाथ में ले लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथ में ले लेती सत्ता। और जैसे ही सत्ता ले लिया इन्होंने सीधे, अभी तो देखिए आप प्रत्यक्ष काम कर रहे थे नवाब को कठपुतली बना करके, जैसे ही 1772 में सत्ता अपने हाथ में लिए, इंग्लैंड में पार्लियामेंट में जो लॉबी थी, विपक्ष था, वो विरोध करना शुरू किया। ठीक है, इसमें कंपनी के जो लोग, अब ट्रेडर ही तो थे, 15 बड़े ट्रेडर, मतलब बड़े शेयर होल्डर थे, और ऐसे 625 के आसपास कुल इसके शेयर होल्डर थे जो जो वोटिंग का राइट रखते थे, बाकी छोटे मोटे कोई नहीं होता। ठीक है, तो मान कर ये चलिए आप कि 15 बड़े और कुल मिलाकर 625, इतने लोगों का एक ट्रेडिंग कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और जिसके पास इतना बड़ा साम्राज्य आगे चल करके हो जाएगा भारत का। इसके अलावा भी कई सारे क्षेत्र थे, आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी यहीं तक, फिर अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे की हिस्ट्री लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए जिन्होंने नहीं किया है, लाइक भी करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको आगे के वीडियोस का नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलता है। ठीक है, धन्यवाद।